गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 संगणना तथा निदर्शन रीति। तो जैसा आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि जो अनुसंधानकर्ता होता है उसके द्वारा अपने अनुसंधान के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसके लिए वह कुछ विधियों का प्रयोग करता है, यानी वह यह सोचता है कि अपने अनुसंधान से संबंधित समंकों का संकलन के लिए किस रीति को चुना जाए। तो इसी क्रम में सांख्यिकी अनुसंधान की दो रीतियां होती हैं, एक संगणना रीति तथा दूसरी निदर्शन रीति। और आज हम इन्हीं दोनों रीतियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं संगणना रीति की, कि संगणना रीति क्या होती है, उसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो पहले हम उसकी अर्थ की बात करते हैं। तो संगणना रीति का अर्थ होता है अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयाँ सामूहिक रूप से समग्र कहलाती हैं। संगणना रीति के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तथा उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। भारत में जनगणना, उत्पादन गणना इसी रीति से की जाती है। यानी जो अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयाँ, यानी अनुसंधान हम जिस विषय पर कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई जितनी भी इकाइयाँ हैं, यानी जितने भी उसके डाटा हैं, वो सारे डाटा समग्र कहलाते हैं। और संगणना रीति के अंतर्गत ये जो समग्र इकट्ठे किए जाते हैं, यानी समंकों के जो समूह इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें शामिल की जाने वाली प्रत्येक इकाई का, यानी उसके अंदर जो हम शामिल कर रहे हैं, तो उनकी हर इकाई का हम इसमें अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे भारत में जनगणना, तो जनगणना जो की जाती है वो पूरे भारत की है, लेकिन इसके लिए हम एक एक परिवार में जाकर, एक एक घर में जाकर वहाँ व्यक्तियों की संख्या, आयु वार एकत्रित करते हैं, लिंग वार एकत्रित करते हैं। तो इस तरीके से जो आज हम अपने भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, तो वो हमने कैसे एकत्रित की, उसके लिए हमने हर एक घर में, भारत के अंदर जितने भी परिवार हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी परिवारों के सदस्य हैं, सबके बारे में जानकारी एकत्रित की और फिर उसके हमने निष्कर्ष निकाले। इसी तरह से उत्पादन गणना, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, अब उसके लिए उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र कोई भी हो सकते हैं। तो हर क्षेत्र में जाकर हमने वहाँ उत्पादन की गणना की। तो संगणना रीति में क्या हुआ कि जो समग्र इकट्ठे किए जाते हैं, जो आंकड़े एकत्रित, अनुसंधानकर्ता जो आंकड़े एकत्रित करता है, उन आंकड़ों के समूह को की जो इकाइयाँ हैं उनको व्यक्तिगत रूप से, यानी एक एक इकाई का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं, इसके गुणों की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण इसमें वैज्ञानिक, दूसरा विश्वसनीय एवं शुद्धता, तीसरा पक्षपात रहित, चौथा कुछ परिस्थितियों में आवश्यक, पांचवा विविधता और छठवां अप्रत्यक्ष अध्ययन। तो हम पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वैज्ञानिक। तो यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यानी ये जो मेथड है, संगणना रीति है, वह ज़्यादा इफेक्टिव है, साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती हैं, व्यक्तिगत इकाइयाँ जो होती हैं, उनका इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। दूसरा है विश्वसनीयता एवं शुद्धता। तो इस रीति द्वारा प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय तथा शुद्ध होते हैं क्योंकि प्रत्येक इकाई के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अब इस विधि में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं या जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वह पूरी तरह से शुद्ध होता है
और पूरी तरह से फेथफुल होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता है वह समूह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन विस्तृत रूप में करता है। अगला है पक्षपात रहित। तो इस रीति में पक्षपात की संभावना कम होती है, क्योंकि इसमें वही चीज़ कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर रहा है, एक एक घर में जाके अध्ययन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पक्षपात की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। कुछ परिस्थितियों में आवश्यक। तो जब समग्र की इकाइयों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है जिससे व्यक्तिगत सूचनाएं आवश्यक है, तब यह रीति प्रयुक्त की जाती है। यानी जब हमें किसी व्यक्तिगत इकाई के बारे में या किसी व्यक्तिगत सूचनाओं की आवश्यकता होती है, तब हम इस रीति का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थियों के बारे में यह जानकारी कि उनके पिता का नाम क्या है, उनकी आय कितनी है, विद्यार्थी किस व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, आदि बातें इस रीति द्वारा ज्ञात की जाती है। क्योंकि इसमें जो हमने उदाहरण पढ़े उन सभी उदाहरणों में हमें व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहिए कि जैसे विद्यार्थी के पिता का नाम, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 4 बच्चों के पिता का नाम पूछ लिया बाकी मन से भर लिया, तो ऐसा नहीं होता। इसमें हमें एक एक बच्चे से उसके पिता का नाम पूछना पड़ेगा, उसकी आय पूछनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे अनुसंधान का कोई कार्य होता है तो वहाँ संगणना रीति का प्रयोग किया जाएगा। फिर है विविधता। जब समग्र की इकाइयों में विविधता हो तब यह रीति ही लाभदायक रहती है। यानी जब हमारी इकाइयाँ अलग अलग हो, अलग अलग प्रकार की हो, अलग अलग तरह की हो, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें संगणना रीति का चयन करना पड़ेगा। अगला है अप्रत्यक्ष अध्ययन। तो इस रीति से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो अनुसंधान में उपयोगी होती है और जिनका पूर्व में ज्ञान नहीं होता। यानी इस रीति में जो अप्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और जो अनुसंधान में उपयोगी होती हैं। यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में कुछ ऐसी जानकारियाँ भी एकत्रित हो जाती हैं जो हमारे अनुसंधान के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमें पूर्व में नहीं होती। जैसे जनगणना करते समय साक्षरता यानी पढ़े लिखों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या, इसका भी ज्ञान हमें हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये थे इसके गुण। अब हम बात करते हैं संगणना रीति की सीमाएं या दोषों की। तो इसके जो दोष हैं वह है अत्यधिक व्यय, कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में अनुपयुक्त और लंबा समय तथा कठिन परिश्रम। तो हम पहली पॉइंट की बात करते हैं, अत्यधिक व्यय। अब जो संगणना रीति होती है उसमें हमारा जो खर्चा होता है, पैसा जो खर्च होता है वो अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता को जो आंकड़े या जो समग्र एकत्रित करने होते हैं उसमें वह व्यक्तिगत संपर्क करता है, व्यक्तिगत रूप से लोगों से जाकर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यय है यानी जो उस अनुसंधान पर होने वाला खर्च है वो उसकी मात्रा अधिक होती है, यानी पैसा अधिक खर्च होता है। अगला है कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में अनुपयुक्त। तो कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां जैसे समग्र के अनंत होने पर अथवा समग्र के नाशवान होने पर यह प्रणाली अनुपयुक्त रहती है। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें इस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया कि समग्र के अनंत होने पर, जब समग्र हमारा अनंत हो, जिसका अंत ही ना हो, जिसको हम गिन ना सकें, ऐसी स्थिति में ये जो प्रणाली है वह अनुपयुक्त होगी। इसी तरह से यदि जो समग्र की इकाइयाँ हैं वो यदि शीघ्र नाशवान है तो ऐसी स्थिति में भी यह प्रणाली अनुपयुक्त होती है। अगला है लंबा समय तथा कठिन परिश्रम। तो इस रीति में अनुसंधानकर्ता को या अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को समय अधिक लगता है और मेहनत अधिक करनी पड़ती है। अब वही एग्जाम्पल जनसंख्या का, कि जब जनसंख्या की गणना की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो अनुसंधान करता है उसे प्रत्येक व्यक्ति के घर, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार, प्रत्येक परिवार से मिलना होता है। तो ऐसी स्थिति में उसे मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, परिश्रम भी अधिक करना होगा और जो समय है वो समय भी बहुत अधिक लगेगा। सो स्टूडेंट, आपको ये संगणना रीति का अर्थ, उसके गुण और उसके दोष समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें या मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।